जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश जो पहले किसी जमाने में अखंड भारत का हिस्सा होता था, तत्पश्चात वो पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बना और पिछले 50-52 साल से वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारा पड़ोसी है, जिसको उर्दू में हमसाया बोलते हैं। उसी हमसाया मुल्क बांग्लादेश पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेशी अभी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और बांग्लादेश अभी बोल रहा है कि पाकिस्तान मेरा बाप है। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी, वो पाकिस्तान की राह पकड़ लिए, क्योंकि बाप की राह पर तो बेटा चलेगा ना। इंग्लिश में एक कहावत है, लाइक फादर लाइक सन। तो बेटा तो बाप की राह पकड़ेगा ही। अब कैसा बांग्लादेश बेटा है और कैसा पाकिस्तान बाप है, मैं इसी के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं। चर्चा इसी के ऊपर आज हम करेंगे। जिस समय पाकिस्तान एक दो पार्ट में था, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो है, वो ईस्ट पाकिस्तान जब निकल गया पाकिस्तान के हाथ से, तो वो वेस्ट वर्ड हट गया, वो पूरा पाकिस्तानी बन गया। और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आज बांग्लादेश है। और इसका जन्म हुआ 1971 में। 1971 के पहले 1970 में वहां पर आम चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के। और पार्लियामेंट के आम चुनाव में ईस्ट पाकिस्तान की उस समय पार्टी थी अवामी लीग, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की 95-96% सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में। और वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का जो पाकिस्तान है, उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी वहां मेजोरिटी प्राप्त की थी उस समय। 1970 के इलेक्शन की मैं बात बता रहा हूं, आज से 54 साल पहले की बात। लेकिन ओवरऑल में ईस्ट पाकिस्तान अर्थात आज का जो बांग्लादेश है, उसकी जनसंख्या ज्यादा थी, तो उसकी सीटों की संख्या भी ज्यादा थी। और वो सिंगल पार्टी मेजोरिटी लेके अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। पाकिस्तान के उस समय के मतानुसार, उस समय के संविधान अनुसार, उस समय के चुनाव अनुसार। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि गद्दारी इनके खून में रची बसी है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस समय के याहिया खान को अपने प्रभाव में लिया और उसको बताया कि वो बंगाली मुसलमान जो हैं, वो क्या हमारे ऊपर शासन करेंगे? उनकी औकात क्या है? वो लुंगी पहन के हर समय घूमते रहते हैं, उनकी कोई औकात नहीं। और माछ भाज खाते हैं, वो हमसे मतलब काफी जूनियर है या काफी हीन है। ऐसी बात बोल के याहिया खान को भड़काया और उस्काया। तत्पश्चात याहिया खान ने शेख मुजीबुर रहमान को, क्योंकि याहिया खान आर्मी का जनरल भी था और वहां पर राष्ट्रपति भी था, कहां पर? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की तो परंपरा ही है, जब से पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ, तब से वहां शुरू के 2-4 साल 5 साल वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चिड़िया रहती थी। तत्पश्चात वहां पर मिलिट्री का ही शासन रहा और आज भी मिलिट्री का ही शासन है। ये जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, अमुक शरीफ, वो इमरान खान, ये खान, वो खान जो है, वो सब आर्मी के हाथ में कठपुतली है। भारत में एक सरपंच की जो हैसियत है या ताकत है, उससे भी कमजोर हालत में वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान में। ऐसी दशा इन लोगों के पाकिस्तान में है, क्योंकि वहां मिलिट्री ही सब कुछ है, सब कुछ, ऑल पावरफुल मिलिट्री। ये सारे के सारे जो वहां पर पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे 365 दिन तलवे चाटते हैं आर्मी जनरलों के, और उनकी ही चापलूसी में लगे रहते हैं। इनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। पिछले 65-70 साल से नहीं है, आज की बात नहीं, पिछले 65 साल से नहीं है इनकी कोई औकात। उसी हिसाब से जुल्फिकार अली भुट्टो ने तेल मारा याहिया खान को, और याहिया खान ने अवामी लीग के जो नेता है शेख मुजीबुर रहमान,
उनको प्रधानमंत्री का पद नहीं सौंपा। फलस्वरूप क्या हुआ, बांग्लादेश जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था वहां बगावत हो गई, और बगावत होके वहां काफी मुक्ति संग्राम शुरू हुआ। करीब 1 साल से भी ज्यादा वहां चला, और वो मुक्ति वाहिनी को वहां पर गठन हुआ। वो मुक्ति वाहिनी के लोगों को भारत की सेना ने ही प्रशिक्षण दिया था, ट्रेनिंग दी थी। भारत की सेना ने गुपचुप तरीके से, ये बात सबको अभी मालूम है। और वो सारे लुंगी छाप जो जितने थे, लुंगी गंजी पहन के वो जो लड़ते थे, बांग्लादेशी भी थे और हमारे भारत के फौज के लोग भी अपनी यूनिफॉर्म को छोड़ के वैसे ही लुंगी और गंजी में वहां लड़ते थे पाकिस्तानियों के साथ। और पाकिस्तानियों ने क्या जुल्म नहीं ढाया ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों पर। करीब करीब मैं बता रहा हूं आपको, 30 लाख जो शेख मुजीबुर रहमान जब वापस फिर आए उनको सत्ता सौंपनी पड़ी, क्योंकि 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया ढाका में भारत की सेना के सामने। शायद मेरे को याद आता है जैसे 16 दिसंबर की बात है, 16 दिसंबर 1971 की, और आज है 7 दिसंबर 2024, करीब 53 साल पहले की बात है। पाकिस्तान के के नियाजी ने सरेंडर किया हमारे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के सामने। मिस्टर जगजीत सिंह अरोड़ा शायद उनका नाम था, कोई सरदार जी थे, सिख थे, उनके सामने सरेंडर किया 93,000 फौजियों ने। विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर है ये, आज तक की विश्व के इतिहास में वो सरेंडर हुआ। इन हरामजादों की मैं बात बता रहा हूं आपको, इनको इंदिरा गांधी के शासन में 1 साल तक जमाई बनाकर भारत में बिठाया गया। इनको सालों को अच्छे से बहुत बढ़िया से इनको पक्के मकान में रखा गया, और इनकी सुरक्षा व्यवस्था में भारत की फौज इनकी सुरक्षा करती थी। वो टेंटों में रहे, और इन गद्दारों को भारत इंदिरा गांधी ने पक्के मकानों में स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग को खाली करा के, नए नए बिल्डिंगों को खाली करा के इनको गद्दारों को रखी इंदिरा गांधी। 1 साल तक इनका पालन पोषण की, इनको खाना खिलाया। जितने सारे वहां पाकिस्तान के फौजी जो सरेंडर किए, जब पाकिस्तान में गए, उन्होंने मुक्त कंठ से यह बात स्वीकार की कि भारत की फौज जैसा दरिया दिली फौज सारे दुनिया में नहीं देखी हुई। वो लोग जमीन पर सोते थे, टेंटों में रहते थे, और हमको पक्के मकानों में रखते थे, और सारे टाइम में 4 टाइम में बढ़िया खाना मिलता था। ईद व बकरीद में हमको उपहार दिया जाता था। ये सारे के सारे इंदिरा गांधी के समय में जवाई बन के भारत की सरकार के थे। ये मैं वर्ड बोल रहा हूं, भारत सरकार के दामाद बनकर 1 साल तक ये 93,000 हरामजादे हमारे भारत भूमि पर, पवित्र भूमि पर पलते रहे, पोसते रहे, पोसाते रहे ये लोग। तत्पश्चात देखिए इंदिरा गांधी की भी कितनी बदमाशी, 93,000 फौजियों को सरेंडर तो करा दिया हमारे फौजी ने, हमारे फौजी जनरलों ने। तत्पश्चात इनको जब शिमला समझौता हुआ 1972 में शिमला में, उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, वो दोनों आए थे शिमला में, और उनके साथ में समझौता हो गया। समझौता पश्चात 93,000 फौजी पाकिस्तान वापस गए, लेकिन हम जितने प्रिजनर ऑफ वार, जिसको हिंदी में बोलते हैं युद्धबंदी, एक भी युद्धबंदी हमारे भारत में वापस नहीं आया। विशेषकर 400 से ज्यादा पायलट हमारे, मतलब पूरे शौर्यता से भरे पायलट हमारे वहां पर पाकिस्तान में पकड़े गए थे, और वो पायलटों में से एक भी बंदा हमारे देश में आज तक वापस नहीं आया। 2024 अभी दिसंबर चल रहा है। माने कितनी बड़ी नालायकी, कितनी बड़ी गद्दारी, कितनी बड़ी बेईमानी, बदमाशी इंदिरा गांधी ने की है हमारे देश के साथ। 93,000 फौजियों को जमाई बना के 1 साल खाना खुदाई, सकुशल वापस भेजी। वहां से हमारे 400 जो कुशल पायलट थे, एक भी बंदों को वापस नहीं किया पाकिस्तान ने, और इन्होंने मांग भी नहीं की। इन्होंने जब मांग नहीं की तो वो क्यों वापस करेगा। और आज भी उनके परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं भारत में कि भैया हमारे लोगों को, बंदों को, हमारे जो घर वाले उनको वापस करो। आज भी भटक रहे हैं। और ये जो बांग्लादेश में जो है, पाकिस्तान की फौज ने उस समय जो कत्लेआम किया था, कत्लेआम गारत जो मचाया था, 30 लाख बंगाली मुसलमान औरतों को प्रेग्नेंट कर दिए थे बलात्कार करके। और 30 उस समय मुझे पूरा अच्छे से याद है, जब शेख मुजीबुर रहमान वहां पर सत्ता में आ गए थे, शेख मुजीबुर रहमान ने पब्लिक मीटिंग में ओपनली बोला था कि 30 लाख बंगाली मुसलमान प्रेग्नेंट औरतें प्रेग्नेंट हो गई हैं, वो बच्चे सब नाजायज हैं, सब हम जानते हैं, लेकिन हम क्या करें।
उन बच्चे को हमको जन्माना होगा, और वो सारे जन्म भी हुए। वो जो 30 लाख जो नाजायज औलाद जो जन्म हुई, आज के मतलब वो 53 साल के हो गए होंगे सारे, चाहे वो लड़की उस समय पैदा हुई या लड़के पैदा हुए, उनमें आज जो उन्मादी जिहादी बांग्लादेश में उत्पात कर रहे हैं, उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी मौसी, उनकी बुआ, उनकी चाची के संग बलात्कार हुआ था पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा। और ये जो आज हरामजादे वहां पर जो स्लोगन देते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन देते हैं, अरे तुम्हारा बाप तो भारत था, अगर भारत नहीं चाहता तो तुम्हारा बांग्लादेश तो जन्म ही नहीं होता। तो 30 लाख महिलाओं के संग अत्याचार हुआ था, बलात्कार हुआ था, सारे बांग्लादेश के महिलाओं के संग भी वो बलात्कार अत्याचार कर सकते थे, वो तो भारत ने बचा दिया। और ये सारे के सारे अभी जो जिहादी उन्मादी जो भारत के विरुद्ध में स्लोगन देते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, मां बहनों के साथ में अत्याचार करते हैं, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, क्या क्या जुल्म अभी नहीं करते हैं, वो सारे वहां पर जो बदमाश बैठा मोहम्मद यूनुस जो कठपुतला है, अमेरिका के हाथ में खेल रहा है, उसको भी हरामजादे को अच्छे से मालूम है कि मैं जो भी कुछ बदमाशी कर रहा हूं, 20 जनवरी उसकी लास्ट डेट है, 20 जनवरी 2025 पश्चात वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि भारत अभी कुछ भी एक्शन लेने में असमर्थ है। क्यों है कि भारत अभी अगर कोई डायरेक्ट एक्शन लेगा, तुरंत अमेरिका से एक्शन का रिएक्शन होगा, और अमेरिका भारत के साथ में छेड़खानी करके बहुत कुछ कर सकता है। भारत अभी नहीं चाहता वो सब, भारत बिल्कुल नहीं चाहता। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को सत्ता पर बैठेंगे, तत्पश्चात फिर भारत अपना रंग दिखाएगा। ये एक बात। दूसरी बात है कि वहां पर जो हमारे विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, वो परसों जा रहे हैं 9 तारीख को ढाका में, और बांग्लादेश सरकार का भी स्टेटमेंट आया है कि हम लोग उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, जैसा भी वो स्वागत करेंगे, वो 2-4 दिन वहां ढाका में रहेंगे, वो मुलाकात करेंगे। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो भारत से रेगुलर ट्रेड होता है वो बेनापोल और क्या पेट्रापोल ऐसे शायद 2 चेक पोस्ट है वहां पर भारत और बांग्लादेश के अंदर में, जो डेली सारा तो वहां आटा चावल चीनी सब चीज दवाई सब चीज भारत से ही जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का अगर मैप देखेंगे 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ समुद्र है। मतलब देखा जाए तो बांग्लादेश तो एक्चुअली भारत की गोद में है, भारत के हाथ में है। जब भारत चाहेगा उसको दबा देगा, उसको दबोच देगा। लेकिन भारत अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। जो मेरा कैलकुलेशन है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है भारत। लेकिन ये सब वेट एंड वॉच की, और एक क्या है, हमारे भारत में भी कोई एक स्कूल ऑफ थॉट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ एक विचारधारा चल रही है कि भारत को उसको 29वां राज्य, अभी हमारे देश में 28 राज्य हैं, भारत को उसके ऊपर आक्रमण करके उसको अपना 29वां राज्य बना देना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश की तो कोई है ही नहीं। भारत की फौज अगर उसके ऊपर आक्रमण करेगी, वो तो बंदा 2-4 घंटे भी नहीं झेल पाएगा। भारत की फौज को 2-4 घंटे भी नहीं झेल पाएगा, एक दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और तत्पश्चात आराम से मोदी जी या भारत सरकार उसको भारत का 29वां राज्य 29th स्टेट बना सकते हैं। लेकिन तत्पश्चात क्या होगा? अभी तो बिल्कुल नहीं होगा वो काम, क्योंकि अभी तो वो जो बाइडेन बूढ़ा, वो बदमाश बूढ़ा बैठा हुआ है, उसी के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। और वो जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार करा रहा है, बढ़ा रहा है। वो इसलिए जानता है कि भारत की अभी मजबूरी है, वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, भारत उसकी मजबूरी है। और भारत को भड़का रहा हुआ है, उसका रहा है कि भारत कैसे भिड़ जाए बांग्लादेश से, तत्पश्चात मैं भी एक्शन लूं अमेरिका की तरफ से। लेकिन भारत भी बड़ी संयम, बड़ा धीरज से काम कर रहा है, मानना पड़ेगा, बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी भारत सरकार की ये तो। लेकिन कभी भी भूल से भारत को बांग्लादेश फतह करने के पश्चात 29वां राज्य नहीं बनाना चाहिए। एकदम इस काम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मैं पहले भी 2-3 वीडियो में बोल चुका हूं, भारत को जो असम और बंगाल वेस्ट बंगाल से जो सटा हुआ इलाका है, रंगपुर इत्यादि का, जिसमें हिंदू काफी तादाद में रहते हैं, उसको भारत के साथ में ऐसा पैक्ट करना चाहिए बांग्लादेश की सरकार के साथ। अपनी ये जो शेख हसीना वाजिद हमारे देश में 4-5 महीने से है, रोटी तोड़ रही है हमारे देश में, उसको वहां पर स्थापित करके उससे एग्रीमेंट करके रंगपुर एरिया को, जैसा भारत और बांग्लादेश के दोनों के सुपरविजन में वहां ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, आना जाना होगा। तो उससे क्या कि अपना जो चिकन नेक एरिया जो चाइना कई बार धमकाता है
कि मैं भूटान को खा जाऊंगा, तत्पश्चात ये जो बंगाल से आसाम में जाने का जो छोटा रास्ता है उसको भी हजम कर जाऊंगा, मतलब भारत की गर्दन को मरोड़ दूंगा, वो समस्या भी हर दिन के लिए खत्म हो जाएगी अगर रंगपुर का जो एरिया जो आसाम से मिलता है उसको भारत सरकार अपने नियंत्रण में ले ले। बांग्लादेश की शेख हसीना वाजेद की सरकार आने के पश्चात जॉइंट मैनेजमेंट हो वहां पर। तत्पश्चात मैंने 4 दिन पहले भी वीडियो में कहा था कि वहां डायरेक्ट वहां पर भारत की सैन्य टुकड़ी रहनी चाहिए, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की। ये जब टुकड़ी वहां पर रहेगी तब ये जितने हरामजादे, जितने जिहादी मानसिकता वाले आदमी हैं वो सबके सब काबू में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे। नहीं तो भारत अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो यहां देखिए इस्कॉन, जो सारी दुनिया में इस्कॉन के भक्त हैं, बड़े बड़े अंग्रेजों के देशों में जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग सब इस्कॉन में शामिल हो रहे हैं, हिंदू धर्म अपना रहे हैं, सनातन धर्म अपना रहे हैं और गेरुआ वस्त्र धारण कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। लेकिन अभी इस्कॉन ने इनकी जिहादियों के डर से एक एडवाइजरी जारी की है अपने साधु संतों को कि कोई भी गेरुआ वस्त्र धारण न करे, कोई भी तिलक छाप न लगाए और केवल सादा सफेद वस्त्र पहने, जिससे उनकी पहचान छुपी रहे। कितने भय के वातावरण में है वो, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मेरा फिर आप भारत सरकार को अनुरोध है, एडवाइस भी है कि कभी भी भारत का 29वां राज्य मत बनाइए उसको। 23 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की। अगर भारत का 29वां राज्य हो जाएगा तो पूरे भारतवासी को नाक में दम कर देंगे वो लोग। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।